हे गाइस, टारो गॉड की इस न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे चैनल एनिमे बागोतो के साथ इतने लंबे समय से जुड़े होने की वजह से मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आज हेल ट्रेन की ये लास्ट वीडियो होने वाली है, जहां हमने काफी एपिक जर्नी को देखा, जहां बैम ने अपने फ्रेंड के साथ मिलकर काफी सारी डिफिकल्ट ओपोनेंट्स को तो हराया ही, लेकिन फाइनली वो अब इस जगह पे पहुंच चुका है जहाँ पर स्टेक्स इतने बढ़ चुके हैं कि खुद किंग ज़हाद ने अपने स्क्वाड्रन कमांडर यानी कि कालावान को भेज दिया उसे मारने के लिए। जहाँ बैम ने काफी सारी चीजों को तो खोया ही, चाहे उसके दोस्तों आर्करैप्टर और प्रिंस जैसे, लेकिन उसने मास्टर को भी खो दिया है। लेकिन इसे सेव होने पे उसे काफी सारे फ्रेंड्स और अलाई भी मिले जो कि उसे बचाने के लिए आए इस बैटलफील्ड के अंदर। तो आगे क्या होगा इस जाने के लिए वीडियो में आगे बने रहें, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे देखते रहें। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं एक नई सी वॉरशिप को वहां पर रिपेयर होते हुए, जिसमें से एक अजीब सी आवाज आई थी जिसको बैम ने पहचान लिया था, और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि अपने शिविशु की थी, जो कि कहता है बैम को देखते ही, मुझे ये तो नहीं पता है क्या चल रहा है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से जरूर बचा के लेकर जाने वाला हूँ। तो बैम अंडोर्सी किसी बात को समझ पाते हैं कि एकदम से क्या हुआ। वहीं पे शिविशु को कहता है तुम लोग क्या करने में लगे हो, जल्दी से अंदर आओ। शिविशु शॉर्ट में बताता है कि कैसे वो जब इनसे मिलने के लिए लास्ट स्टेशन की तरफ आ रहा था तो उसने काफी स्ट्रेंज एक्टिविटी देखी थी रास्ते में, और इसलिए उसने एक वॉरशिप को हाईजैक कर लिया और सीधे यहाँ पर पहुंच गया बैम की मदद करने के लिए। और जो बात की बातें होंगी वो बाद में करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ से निकलना ज्यादा जरूरी है। जहाँ बैम तो इतना ज्यादा सरप्राइज हो गया था कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वहीं पे हम देखते हैं कि वो लोग अपनी डॉक को ओपन कर देते हैं, जिसके बाद इन लोगों की वॉरशिप उसके अंदर चली जाती है। एंडोर्सी भी अब बैम का हाथ पकड़ के उसे कहते हैं कि हमें जल्दी चलना चाहिए, इतना सोचने का समय नहीं है। लेकिन कालावान भी काफी जिद्दी है, वो ऐसे यहाँ से जाने तो नहीं दे सकता था। जब वो वापस एक और अटैक को प्रिपेयर करता है कहते हुए कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते, लेकिन अब इवान को वापस अपनी फायर का यूज करके उसे कुछ करने से पहले ही रोक देती है। जब बैम और बाकी लोगों को इस मौके का फायदा उठाते हुए हम वहां से निकलते हुए देखते हैं। फाइनली वही जो रून होती है वो पूरी की पूरी लास्ट स्टेशन को ही रैप कर देती है, यानी कि टेलीपोर्ट कर देती है दूसरी जगह पे, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पे काफी बड़ी ब्राइट लाइट को भी। और इतना ही नहीं, दूसरी तरफ जो इवान हॉल थी वो भी अब सभी को निपटाने के लिए ये कहते हुए कि मुझे सबका अब ध्यान रखना ही होगा जितने भी यहाँ पे लोग हैं, ताकि अब कोई और परेशानी क्रिएट ना करे। उसे एक नए रेयर ऑर्ब को क्रिएट करते हुए देखते हैं जिसका नाम था फेस्टिवल ऑफ फ्लेम्स। वहीं पे इतना ही नहीं, दूसरी तरफ इवान को भी हम देखते हैं यहाँ पर एक दूसरी शिप को लेते आते हुए, जो कि यूरी कहता प्रिंसेस हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। लेकिन यूरी यहाँ पे काफी सरप्राइजिंग आंसर देती है और कहती है कि मैं यहाँ से नहीं भागने वाली, तुम इस टिन कैन को अपने साथ लेकर जाओ इवान, जहाँ क्राका को रेफर करी थी। लेकिन इवान ये बात सुन कहता है कि आखिर अब क्या बात करने लगी है प्रिंसेस, आपका मतलब क्या है कि आप भागेंगी नहीं? आपने और मैंने जितना ट्रबल यहाँ पे कॉज किया है, यानी कि जो कांड कर चुके हैं यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पे रुकना अपनी मौत को बुलाने जैसा है। जहाँ ग्राहक अब यही सेम बात यूरी से पूछता है कि बोला तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं रही, जिस पे यूरी जवाब देती है कि मैं प्रिंसेस ऑफ ज़हाद हूँ, एक डायरेक्ट डिसेंडेंट हूँ हाफ फैमिली से, वो मुझे मार नहीं सकते, कम से कम इतनी इजीली तो नहीं अगर वो मुझे पकड़ भी ले तो। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर मैं यहाँ से भाग गई तो जो मेरी फैमिली है वो मुझे लेबल कर देगी सबसे वर्स्ट क्रिमिनल की लिस्ट के अंदर, और हो सकता है मुझे अबेंडन भी कर दे या अकेला छोड़ दे, और वो मेरे सेम एक एब्सोल्यूट वर्स्ट चीज हो सकती है। यूरी फाइनली कहती है कि मैं वापस जा रही हूँ और मैं अपने फादर से मिलूंगी, यानी कि किंग ज़हाद से, जहाँ पे मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि भला बैम को क्यों मारना चाहते हैं, क्या उनके पास कोई प्रॉपर रीजन भी है इसके पीछे या नहीं। इवान को पता था कि ये बात कितनी क्रेजी है और ऐसा करना काफी डेंजरस हो सकता है। जहाँ हम उसे चिल्लाते हुए देखते हैं प्रिंसेस को ताकि उसे रोक सके, लेकिन यूरी उसे कहती है डोंट वरी इवान, हम वापस जल्दी मिलेंगे, क्योंकि अगर यूरी की माने तो उसके अकॉर्डिंग ये जर्नी तो बस अभी स्टार्ट ही हुई है और इस तरीके से इतनी जल्दी एंड तो नहीं हो सकती। और यूरी जाने से पहले ये भी कहती है कि आगे काफी डेंजरस जर्नी होने वाली है हमारे, तो मैं चाहती हूँ कि तुम रेडी रहो जब मैं थोड़े समय के लिए यहाँ से जा रही हूँ। जब इवान के उसके निकलने से पहले यूरी यहाँ तक कहती है कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा बाहर सौंपी और जिम्मेदारी दे रही हूँ, मेरी तरफ से तुम बैम को जो भी बेस्ट पॉसिबल हेल्प हो सके वो देना और कून को जगाने में भी उनकी मदद करना। जहाँ इवान भी कहता है ऑल राइट प्रिंसेस, आप भी अपना ध्यान रखना। जब कहने के साथ ही वो अपनी शिप लेके वहाँ से निकल जाता है। वही यूरी इवान को और क्रा को जाते हुए देखकर सोच रही थी कि जो उसकी रियल जर्नी है वो तो बस अभी शुरू ही हुई है। जहाँ हम देखते चारों तरफ आग की लपटें और बढ़ती जा रही थी। वही क्राका को ऐसे यहाँ से जाते हुए देखकर उसके इतने सर्वेंट थे वो भी यहाँ से निकलने की सोच लेते हैं, क्योंकि जब उनके मास्टर यहाँ से निकल लिए
तो भला उनका यहाँ पे क्या काम। वो इस फायर की वजह से काफी सारे हाई रैंकर भी इसके चपेट में आ रहे थे, जहाँ हम देखते फ्रॉक को जो कि आसपास देख के कह रहा था दैट रियली इज वन हेल ऑफ अ मैसिव फायर। लेकिन क्या वो लोग यहाँ से निकल के भागने के चक्कर में है, जहाँ पे एल्फाइन यानी कि वाइस कमांडर चीज को नोटिस कर लेता है। और अब देखते हैं कि आखिर इवान कॉल की जो फायर थी उसने कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन कॉज किया था इस पूरे लास्ट स्टेशन पर। वो इतना ही नहीं, कालावान को भी हम देखते हैं जो कि काफी थक चुका था और उसका वुंड भी काफी सीरियस हो गया था। वो हारते हुए सोच रहा था कि कैसे उसका वुंड जो लगातार बढ़ते जा रहा है, और उसे इवान कॉल की बात ही याद आ रही थी बार बार कि कैसे कालावान ने आज एक बहुत बड़ी गलती की है। ये सारी चीजें और बैम को यहाँ से निकलते देखकर हम उसे फाइनली फ्रस्ट्रेटेड होके अपने दांत बीसते भी देखते हैं और उसे चिल्लाते हुए कि कैसे वो बच के निकल गया। वही बेस के जो मेल्टडाउन था वो तो एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ जो बहुत सारे हाई रैंकर्स से यहाँ तक कि हाई प्रीस्ट के लिए जो काम करने वाले लोग थे वो भी देखते हैं कि वो लोग बच के निकल चुके हैं, यानी कि बैम और उसकी टीम। और ये चीज इनके लिए तो और भी सबसे ज्यादा बुरी थी, क्योंकि अगर अब ये लोग इस चीज को पूरा नहीं कर पाए यानी कि इस थर्ड ऑर्डर को, तो इस केस में चार्ली बली का बकरा बनेगा और शायद इन सभी को एग्जीक्यूट भी कर दिया जाए। वहीं जहाँ अब ये दोनों बात ही कर रहे थे, हम देखते हैं हाई प्रीस्ट को भी यहाँ पर आते हुए, जहाँ वो उससे पूछते हुए कि हमें क्या करना चाहिए। तो हाई प्रीस्ट उन्हें कहते हैं कि सबसे पहले जितने भी रेगुलर बच्चे हैं अभी यहाँ पर उन सभी को जमा करो। जो स्क्वाड्रन कमांडर कालावान है वो डिटरमाइंड है उन लोगों के पीछे जाने की, यानी कि बैम और बाकी लोग जिस तरफ वाप किए हैं यानी कि टेलीपोर्ट किए हैं, क्योंकि इन लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि उनके पीछे जाएंगे और उन्हें हंट करेंगे। जहाँ हाई प्रीस्ट का मानना था कि शायद उनकी किस्मत में लिखा था इतनी सारी परेशानियों को झेलना, खासकर उन रेगुलर्स को लेकर। वही दूसरी तरफ एल्फाइन यानी कि जो वाइस कमांडर थे वो यहाँ पे कालावान से पूछते हैं कि स्क्वाड्रन कमांडर क्या आप सच में उन लोगों के पीछे जाने की सोच रहे हो, जिसपे कालावान कहता है दैट्स राइट। लेकिन एल्फाइन यहाँ पे उसे बताता है कि जो उनकी स्क्वाड्रन है उन्हें थोड़ा टाइम चाहिए रिग्रुप होने के लिए, और साथ ही यहाँ पे कालावान खुद भी काफी बैडली हर्ट हो रखा है और शायद इन्हें बाहर से भी कोई रीइंफोर्समेंट मिल जाए यानी कि मदद मिल जाए और सेना की। लेकिन कालावान को इन सब से कोई मतलब नहीं था। वो कहता है कि चाहे कुछ हो जाए मैं जाऊंगा उन लोगों को क्रश करके रख दूंगा। कालावान ये एडमिट करते हुए इसे भी बताता है कैसे उसने आज अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक की है। जहाँ एल्फाइन इस बात को सुनने के लिए एक्सपेक्टेड तो नहीं था, लेकिन वहीं पे कालावान को हम देखते हैं जिसके अंदर गुस्सा, डिटर्मिनेशन, फ्रस्ट्रेशन सारी चीजें थी। जहाँ वो कह रहा था कि मैं उस लड़के को अपनी इन दोनों हाथों से खत्म करने वाला हूँ आज। वही इसके 10 मिनट बाद के इवेंट्स हमको दिखाए जाते हैं, जो कि मिड एयर में कहीं पे था, लास्ट स्टेशन से थोड़ी दूरी पर को टेलीपोर्ट होते हुए देखते हैं। और उस जगह पे जो शिप थी इसके साथ ही हम सबसे पहले मीसे को नोटिस करते हैं और रैक को भी, जहाँ पे रैक कह रहा था क्या हम लोग बच के आ गए। वही शिप के अंदर हम देखते हैं शिविशु को भागते हुए आते हुए बैम की तरफ, जहाँ उनके साथ में हांसुंग या भी था और शिविशु इनसे पूछा था क्या तुम लोग ठीक हो। जहाँ बैम तो काफी हाफ रहा था, लेकिन साथ ही में रो भी रहा था अपने मास्टर को लेकर, क्योंकि इसे अब बैम को रिग्रेट होते हुए हम देखते हैं कि कैसे वो वहां से भाग गया और अपने मास्टर के सोन एनिमी को पीछे छोड़ दिया, जैसे कि कोई वो कावर्ड हो। जहाँ डोर जैसे बैम को रोते हुए देखकर उसे समझाने की कोशिश भी करती है कि काम डाउन बैम, हमें अभी भी नहीं पता कि वो सही में मरे हैं भी या नहीं। लेकिन बैम भी यहाँ पे अंदर से टूट चुका था, जहाँ पे अपने आप को ही कोस रहा था कि सारी मेरी गलती है, सारी की सारी। और इतना ही नहीं, बैम अपने आप को ब्लेम कर रहा था कि शायद मेरे मास्टर मेरी वजह से मारे गए। जहाँ हांसुंग तो इसे देख ही रहा था, लेकिन बैम अभी भी उसी दुख में था कि अगर उसके लिए ना होता, यानी कि अगर वो इतना कमजोर नहीं होता तो कभी भी ऐसा नहीं होता। ये सब हुआ क्योंकि वो इतना कमजोर है। और इसी सेम मोमेंट पे हम एयर के पास में जहाँ पे प्लेस था, हम उसके बाद जिनसू हा और कालावान को भी देखते हैं। और ये जगह वही थी जहाँ पे उनकी बैटल हुई थी थोड़ी देर पहले। और इसके अंदर हमें दिखाया जाता है मैस्टिनी जहाज की जेल को, जिसके अंदर जिनसू हा को पकड़ के रखा गया था काफी हाई टेक सिक्योरिटी के अंदर। जब मैस्टिनी पूछती है अपने ऑफिसर से कि भला ये कैसा है, जहाँ से जवाब मिलता है कि दिखने में तो अभी भी अनकॉन्शियस है, लेकिन ये बच जाएगा। और इतना ही नहीं, इन दोनों की बातचीत से हमें यही पता लगता है कि कैसे सरप्राइजिंगली उसके उन दोनों टूटे हुए हाथों को छोड़कर उसकी जो पूरी बॉडी है वो अपने आप ही हील हो रही है, जिसकी वजह से उसे किसी ट्रीटमेंट की भी जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज यहाँ पे तय थी, जो कि मैस्टिनी को पता थी कि इतनी ज्यादा बैडली हर्ट होने की वजह से और उसकी बॉडी अपने आप ही हील कर रही है, तो काफी लंबे टाइम तक तो वो उठने वाला नहीं है और शायद वो लोग तब तक अपनी मेन शिप पे पहुंच जाएंगे। वहीं पे जो पर्सन ये सारी चीजें बता रहा था,
वो प्रिंसेस से पूछता है कि भला आप इसे जिंदा क्यों रख रखी हो। ये तो वैसे भी एक पुराने समय का एक रेलिक है, एक नेमलेस हाई रैंकर जिसका आज के समय में कोई महत्व नहीं है। जहाँ पे प्रिंसेस बात सुनने कहती है कि तुम्हें बहुत जल्दी पता लग जाएगा मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, और जितना तुम सोचते हो उससे कहीं ज्यादा इम्प्रेसिव इसके कनेक्शंस हैं। और ये कहने के बाद ही यहाँ से प्रिंसेस जाने लगती है कहते हुए कि हमें जल्दी से मेन शिप पे लौट जाना चाहिए। लेकिन तभी सरप्राइजिंगली पीछे से एक आवाज आती है मैशनी के कानों में, जो कह रही थी कि मैं कितने लंबे समय से सोया हुआ था। और ये मैशनी तो पूरा ही शॉक हो जाती है कि जाग भी गया तुरंत। वही जिनसुआ जो काफी बुरी हालत में था, लेकिन वो पूछता है कि मैं कहाँ पर हूँ, क्या ये किस तरह की वॉरशिप है। जब मैशनी उसे बताती है कि बिल्कुल सही, ये वॉरशिप मुझे बिलोंग करती है, और जो इनकन्वीनियंस तुम्हें मिली उसके लिए मैं सॉरी कहती हूँ तुम्हें। लेकिन इन केस अगर तुम स्केप करने की कोशिश करोगे तो ये जो रिस्ट्रेंट है, यानी कि जो मशीन जो लगाई गई है जिसुआ के आसपास, वो काफी स्ट्रॉन्ग है, और इसकी स्ट्रेंथ को इसी चीज से समझा जा सकता है कि ये किसी ज़ात प्रिंसेस को भी हैंडल कर सकता है आराम से। और ऊपर से इस मोमेंट पे जिनसुआ अपने हाथों का यूज नहीं कर सकता, तो इस केस में वो यहाँ से भाग के तो नहीं जा सकता। लेकिन जिनसुआ को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो पूछता है कि वियोल कहाँ पर है, आखिर वियोल के साथ क्या हुआ, क्या वो जीवित है या नहीं। जब मैशनी जिनसुआ को ऐसे डेस्परेट होते हुए देखकर से कहती है कि वो जीवित है, यानी कि वो बच गया। जहाँ वो आगे ये भी बताते जिनसुआ को कैसे स्क्वाड्रन कमांडर कालावान उस तक पहुंच गए थे एंड मोमेंट पे, लेकिन उसे मारने में कामयाब नहीं हो पाए। तो मैशनी एक स्माइल के साथ कह रही थी कि तुम सही में अपने उस स्टूडेंट को बहुत ज्यादा प्यार करते हो। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती कि एक हाई रैंकर अपनी जिंदगी को दांव पे लगा रहा है सिर्फ एक रेगुलर को बचाने के लिए। वो जब जिनसुआ पूछता है कि भला तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया मैशनी। जब मैशनी वापस से अपना वही सेम आंसर देती है और कहती मैं तुम्हें बताया था ना कि तुम और मैं दोनों एक ही चीज चाहते हैं, बस फर्क इतना है कि मुझे लगता है कि उस गोल को अचीव करने के लिए थोड़े और ज्यादा खून को बहाने की जरूरत है इस प्रोसेस में। और यहाँ पे वो ताना मारते हुए या ऐसे का व्यंग कसते हुए जिनसुआ को ये भी कहती है कि सही में काफी मूर्खतापूर्ण बात नहीं है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पूरा वर्ल्ड चेंज हो जाएगा, जस्ट हम बैठे रहे और खेलते रहे बेबी सीटर बिल्कुल तुम्हारी तरह। जिनसुआ समझ पा रहा था कि मैशनी क्या कह रही है। हम देखते एक इविल स्माइल के साथ मैशनी का कहना कि कैसे वो इस टावर को एक ब्लडी मैस के अंदर बदल के रख देगी, जहाँ हर तरफ खून की नदियां बह रही होंगी। और ये सब करने उसकी हेल्प करने वाले हैं ये ऐसा कि उसके मौर्य होंगे 10 ग्रेट फैमिली लीडर्स जो कि टावर के टॉप में बैठे हुए हैं, साथ ही उनके डायरेक्ट वंशज, और इतना ही नहीं स्लेयर्स और जो एल्डर्स है पक्के, और उनके साथ जो पावरफुल डिसाइपल्स है जो वर्कशॉप में काम करते हैं, जो इतने समय से सीक्रेसी के अंदर छुपे हुए थे, और ऐसी पावर्स जो कि अंधकार से निकल के आ रही है इस टावर के अंदर से। और साथ ही में वोकाई सॉन्ग जैसे ग्रुप। और सिर्फ यही वो लोग नहीं होंगे जो इस पूरे युद्ध के अंदर पार्ट लेने वाले हैं, बल्कि वो सारे अनगिनत एंशिएंट वॉरियर्स जो कि समय के साथ गायब हो गए थे और उस रैंकिंग में अब दिखते भी नहीं। और अंत में सिर्फ इतना ही नहीं, खुद किंग जहाद और उनकी जितनी प्रिंसेसेस हैं उन सभी लोगों को इन सब के बीच में आना होगा, जिन्होंने इतने लंबे समय से एक दूसरे के ऊपर नजर बना रखी है ताकि वो इस पूरे बैलेंस को और पावर को मेंटेन करके रख सके। और अंततः उन दोनों को या ऐसा कि इन सभी लोगों को एक दूसरे से फाइट करनी पड़े टाइम के साथ, क्योंकि वही तो असली बदलाव को लेकर आएगा। जब मैशनी आगे एक्सप्लेन करती कि कैसे वो कितनी प्राचीन बुकों को बहुत समय से पढ़ रही है और कितने लंबे समय वो इंतजार कर रही है कि इस तरह की जो बैटल्स है और युद्ध है वो उसकी आंखों के सामने हो, क्योंकि मैशनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह के युद्ध और खून खराबा और मारा मारी टावर के अंदर पहले हुआ करते थे प्राचीन समय में, उसके कंपैरिजन में आज तो ये जो पूरी शांति है काफी ट्रिवियल और डल है, यानी कि बेकार सी है। वही मैशनी आगे एडमिट भी करती है कि शायद कुछ लोगों के लिए वो एक सन की हो सकती है जो कि बिना खून खराबे के और युद्ध के नहीं रह सकती, लेकिन कोई क्या सोचता है इससे भला इसे कब से फर्क पड़ने लग गया। जब मैशनी फाइनली क्रीपी स्माइल के साथ कहती है कि इन सभी बैटल्स को या उनके द्वार को खोलने वाली जो चाबी है वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा वो स्टूडेंट है, वो इरेगुलर जिसको तुमने ट्रेन किया है इतने लंबे समय से। वही दूसरा हम देखते हैं थोड़े दूर पे एयर में डिवीजन कमांडर च्यून हा की वॉरशिप को। इस वॉरशिप के अंदर रेचल और यूरा हा थी। रेचल तो काफी ज्यादा खुद को कोस रही थी और साथ ही उसे लग रहा था कि काश एंडोर्सी उसे अपने साथ लेके चली जाती अगर वो चाहती तो, लेकिन उसने उसे जानबूझ के छोड़ दिया मरने के लिए। वही हम यूरी को भी देखते हैं जिसके हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी, जहाँ सोच रही थी कि स्टूपिड स्ट्रेंट्स को जस्ट उसी के जैसे पावरफुल लोग के लिए बनाया गया होगा स्पेसिफिकली। वही हम च्यून हा को भी देखते हैं जहाँ उससे एक रैंकर पूछता है
क्या डिवीजन कमांडर सही में श्योर हो कि आप स्क्वाड्रन कमांडर यानी कि कालावान के साथ नहीं जाओगे? जहाँ चियोना इसके रिस्पॉन्स में अपने उस ऑफिसर को बताती है कि ठीक है, क्योंकि वैसे भी हम उन्हें बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर सकते इस कंडीशन में, और तुम और मैं हम दोनों ही जानते हैं कि हमारी पूरी टीम और आर्मी कितनी ज्यादा इंजर्ड है, और ऐसे हालत में वहाँ जाने पर हम सिर्फ स्क्वाड्रन कमांडर के रास्ते में आने वाले हैं, ना कि उनकी कोई हेल्प। जब रॉब इस बात को समझता था, लेकिन फिर भी उसे लगता था कि उन्हें जाना चाहिए, क्योंकि स्क्वाड्रन कमांडर खुद ही काफी घायल थे। लेकिन जहाँ पे छोटी मोटी बातें चल रही थी, उसी समय पे इन्फॉर्मेशन मिलती है इनको कि इनके ठीक सामने कोई टेलीपोर्ट कर रहा है, और जब चियोना सामने देखती है तो वो नोटिस करती है एक बहुत ही बड़ा फ्लोटिंग कासल था उनके सामने, जो कि देखने में काफी मैसिव था। लेकिन भला ये कौन हो सकता है? वही हम देखते इस फ्लोटिंग कासल शिप के अंदर यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि अपना बैड एस 10 फैमिली लीडर में से एक अपना पाओ बिदाओ गुस्सांग था, जो कि कह रहा होता है कि ये मेरे लिए काफी नाइस गिफ्ट लेकर आए हैं। वहीं दूसरी तरफ जो अपना जिनसुंग था, जिसको बंद करके रखा गया था, और मैशनी से जान पाता है कि भला ये सारी चीजें क्यों कर रही है, सारे षड्यंत्र। वहीं पे उसे जवाब देता है, तुम उस चाबी की बात कर रही हो जो कि उन सभी बैटल को खोलने की दरवाजा है। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं जिनसुंग को, जो कि मैशनी को कहता है कि कैसे। मैशनी को ज्यादा इजी तरीके से डिस्क्राइब नहीं कर रही इन सारी बैटल्स को स्टार्ट करने के तरीके को, यानी कि बैम में उन सब चीजों की चाबी है। जहाँ पर मैशनी को समझाते हुए कहता है कि मैं कुछ सालों के लिए उस बच्चे के साथ यानी कि बैम के साथ जरूर रहा था, लेकिन मैं भी आज तक नहीं समझ पाया एग्जैक्टली कि आखिर वो किड है क्या। वहीं दूसरी तरफ एक तुम हो जो कि ऐसे बिहेव कर रही हो उस चीज को जानने के बारे में जिसको तुमने कभी एक्सपीरियंस भी नहीं किया। तुम्हें अपने आप को इतना ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए प्रिंसेस, तुम कुछ भी नहीं जानती उन एंशिएंट बीस्ट के बारे में जिनको तुमने मेंशन किया है, और उनसे भी कम जानती हो तुम उस लड़के के बारे में। हम में से कोई भी नहीं जानता कि वो लड़का फ्यूचर में क्या बनने वाला है। जहाँ पे जिनसो अपने मन में वियोल को सॉरी कह रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो वापस से हर्ट हो या वैसा ही सफर करे जैसा कि उसने शुरू में किया था। लेकिन अगर यही उसकी किस्मत है। जहाँ दूसरी तरफ देखते हैं बैम को शिविशु को एक दूसरे से हक करते हुए, जहाँ पे शिविशु से इमोशनल सपोर्ट दे रहा था इस टफ टाइम में। वही जिनसुआ का मानना था कि अगर यही बैम की किस्मत है तो उसे शायद थोड़ा सा और ज्यादा दुख को झेलना होगा ठीक इसी तरीके से, और उसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा पहले से भी। लेकिन हम देखते हैं उस तरफ उसके सारे दोस्त के साथ खड़े थे, चाहे इस मुश्किल समय में, चाहे वो कितना ज्यादा दुखी क्यों ना हो, उसे संभालने के लिए और भी लोग थे वहाँ पर। लेकिन वही दूसरी तरफ प्रेजेंट के टाइम में हमें दिखाया जाता है कि जिस जगह पर यानी एयर में वो स्टेशन था, ठीक उसके पास में ही इवांक हॉल भी उसी तरफ जा रहा था, जहाँ पे कोई इससे पूछता है कि आप सही में किस तरफ जा रहे हैं। जहाँ इवांक हॉल का जवाब था कि स्टेशन की तरफ, जहाँ पे लॉर्ड इवांक हॉल काफी एंथुसियास्टिक दिख रही थी, यानी काफी ज्यादा इनके अंदर इंटरेस्ट लेते हुए चीजों को करने में पसंद कर रही थी। वहीं पे जो रिस्पॉन्स आता है कुछ ऐसा था कि पहली बार इवांक हॉल को किसी किड के अंदर इतना इंटरेस्ट लेते हुए देखा गया है। वही अब इवांक हॉल ये भी पूछती है कि स्लेयर कैंडिडेट का नाम क्या था, क्या उसका नाम बैम था। इवांक हॉल जैसे ही आगे बढ़ती है वो कहती है कि कोई नुकसान वाली बात नहीं है अगर मैं भी अपने एक स्टूडेंट को थोड़ा ट्रेन कर दूं। जहाँ ये बात तो काफी शॉकिंग थी उस पर्सन के लिए जो यहाँ इवांक हॉल से बात कर रहा था कि कैसे इवांक हॉल एक स्टूडेंट लेने की तैयारी में है, यानी कि बैम को ट्रेन करने के लिए उसको एक नया मास्टर मिलने वाला है बहुत ही जल्दी। वहीं दूसरी समय वो वॉरशिप भी दिखाई जाती है जिसके अंदर इवान और कराका की टीम थी, जहाँ स्लेयर कराका के सामने उसके सर्वेंट थे, जहाँ उससे पूछ रहे थे क्या कराका ठीक है नहीं। जहाँ कराका उनकी हालत को देखकर कहता है कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन लगता है मुझसे ज्यादा नुकसान तो तुम लोगों ने उठाया है। उसके सर्वेंट का रिस्पॉन्स कुछ ऐसा था कि नहीं सर, हमने तो सिर्फ वो चीज की है जो कि आपके सर्वेंट रहते हुए हमें करनी चाहिए थी। कराका ने आदेश देता है कि अभी के लिए अपने ओरिजिनल फॉर्म में चले जाओ और जब जरूरत पड़ेगी और सही टाइम आएगा तो मैं तुम्हें वापस बुलाऊंगा। जहाँ पे इसकी एक सर्वेंट डेथ उससे पूछती है कि आप अभी के लिए क्या करोगे सर। जहाँ कराका उन्हें कहता है कि अभी के लिए तो मैं स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ ताकि मैं बाकी लोगों को ज्वाइन कर सकूँ। जब मैं इतना दूर आ ही गया हूँ तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर तक और उन्हीं के साथ बने रहूँ तब तक कि वो लोग सेफ ना हो जाएं। उसका दूसरा सर्वेंट से पूछता है कि अगर ऐसा है तो स्लेयर कैंडिडेट का क्या। जहाँ कराका का कहना था कि अभी के लिए उसे छोड़ दो, जैसे कि उसका मतलब है कि उसे रिप्लेस तो कर सकते हैं जब भी हम चाहें, लेकिन वो ऐसा भी करना नहीं चाहता बल्कि उस पर सिर्फ नजर बनाए रखना चाहता है। वहीं पे कराका फाइनली ये कहता है कि इन सब चीजों से ज्यादा चीज ये मैटर करती है कि मेरे मास्टर अलाइव है या नहीं। ऐसा मुझे लगता नहीं कि इतने इजीली मेरे मास्टर को कोई मार सकता है। जहाँ हम देखते इवान को जो कि छुप के इन सब लोगों की बातें भी सुन रहा था और सोच रहा था क्या फिर से कुछ करने की सोच तो नहीं रहा। कराका भी अपने आप को काफी डिटरमाइंड कर लेता है कि कैसे चाहे कुछ हो जाए वो उस बंदे को ढूंढ के रहेगा और उसे बदला लेगा उन सभी बास्टर्ड से
जिन्होंने ये चीज की है उसके मास्टर के साथ, और इन सभी दुश्मनों को वो मौत के द्वार पे पहुंचा देगा, चाहे इसके लिए उसे फक के एल्डर्स की या दूसरे स्लेयर्स की हेल्प क्यों ना लेनी पड़े। और एक दिन ज़ात, क्योंकि उसे भी तो अपने कुकर्मों की सजा एक दिन जरूर मिलेगी। जो पाप उसने किए हैं उसका फल तो उसे भी भोगना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि जो लास्ट स्टेशन था वो पहुंच चुका था। उनकी वॉरशिप भी ठीक उसी के पास थी, यानी कि इवान और क्राका की वॉरशिप वो स्टेशन तक पहुंच गई थी जहाँ पे बैम और बाकी लोग थे। जब क्राका इतनी जल्दी हमको पहुंचते हुए देखकर इवान से पूछता है, अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ ज्यादा ही पास में टेलीपोर्ट किए हैं। इवान इस बात सुन के थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और ऑफेंस ले लेता है अपने ऊपर, जहाँ से कहता है कि हम काफी दूर आ चुके हैं और आज शायद कभी इतनी हिम्मत मत करना कि तुम हम जैसे गाइड को नीची नजरों से देखो और हमारी एबिलिटीज के ऊपर शक करो। लेकिन वो तभी सरप्राइज हो जाता है जो बाहर देखता है कि वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि इवांग हॉल थी, और वो कहता है कि लगता है वो भी यहाँ पे आ गई है। दूसरी तरफ देखते हैं यूरी ज़ात को, जो कि सोच रही थी कि भले शोर शराबा क्या है, कि बाहर कोई चीज तो ऐसी है जो कि ठीक नहीं हो रही। और हम देखते हैं उसी फ्लोटिंग कासल को जो कि च्यूइनहा की वॉरशिप के आगे था। जब च्यूइनहा अपने सेकंड इन कमांड को बताती है कि कैसे जो साइज है इस फ्लोटिंग कासल का, कभी कभी जो फैमिली लीडर्स हैं वो इस तरह की शिप को यूज करते हैं ताकि वो अपनी आइडेंटिटी को छुपा सके। लेकिन यहाँ पे इस फ्रॉग का मानना था कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो बोले क्यों आएंगे। जब च्यूइनहा कहती है कि बिल्कुल ऐसा ही हो कि उनमें से कोई भी यहाँ पर ना हो, क्योंकि हम लोग ऐसे ही मारे जाएंगे सिर्फ इस रीजन से कि हम उनके रास्ते के बीच में आ गए। लेकिन अभी भी उसे ये समझ में नहीं आया था कि कोई इतना पावरफुल जो कि इस पूरे फ्लोटिंग कासल को ड्राइव कर सकता है वो यहाँ पर वाला क्यों आएगा। और तभी हम पाव विदाउट फैमिली से किसी एक रैंकर को यहाँ पे अपेयर होते हुए देखते हैं, जो कि पूछता है क्या तुम लोग किंग ज़ात की आर्मी से सोल्जर्स हो। जब च्यूइनहा उसे देख के उसके बालों के रंग से समझ जाती है और उसे पूछती है क्या तुम पाव विदाउट फैमिली से हो, जिसपे पर्सन का आंसर था दैट्स राइट। वही भी रिस्पॉन्स को मिलने के बाद च्यूइनहा भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है कि क्या उसका नाम है और कैसे वो एक डिवीजन कमांडर है किंग ज़ात की आर्मी की। और वो पूछती है कि इस फ्लोटिंग कासल के अंदर कौन है, जहाँ ये पाव विदाओ का हाई रैंकर इसके जाम से कहता है कि सॉरी, हमारे जैसे जो इनसिग्निफिकेंट क्रीचर है जिनका कोई मतलब ही नहीं है वो इस योग्य नहीं कि वो उनका नाम ले। उसके आगे वो इन्हें कहता है कि कैसे जो पर्सन वहाँ पर है जिसका ये नाम नहीं ले सकता, वो चाहता है कि जितने भी होस्टेजेस इनके पास है यानी कि च्यूइनहा के पास है वो उन सभी को अपने साथ लेकर जाने वाला है और ये लोग उन्हें शांति से सारे होस्टेज दे दें। जहाँ च्यूइनहा इस बात को सुन कहती है कि एकदम बकवास चीज है, ये रिडिकुलस है, चाहे वो पर्सन कितना इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, हम भी सीधे आर्मी के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं जो कि किंग ने डायरेक्ट दिए हैं। और क्या तुम्हें सही में लगता है कि हम अपने हॉस्टेज को यूं ही तुम्हें सौंप देंगे। जब इस बात सुन के हाई रैंकर कहता है कि लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है, ये तुम्हारी परमिशन नहीं मांग रहे ऐसा करने के लिए। जहाँ ये पाव विदाओ का हाई रैंकर अब बताता है कैसे जो पर्सन है उस शिप के अंदर वो पोजेस करते एक ओमनिशिएंट ओमनीपोटेंट इंटेलेक्ट को, यानी कि एक सर्वज्ञानी सर्वव्यापी इंटेलेक्ट या बुद्धि के मालिक हैं और वो जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, वो जिस चीज को पाना चाहे वो पा सकते हैं। इस सेम मोमेंट पे हम देखते हैं पाव विदाओ गुस्सांग को अपने हाथों को यूज करते हुए किसी चीज को अपने पास बुलाते हुए, और इसी मोमेंट पे जो स्ट्रिंग रे था यानी कि वही मॉन्स्टर जो कि रेचल की हेल्प कर रहा था इतने टाइम से हिडन फ्लोर में, वो रेचल के पास वापस आ जाता है जिसके पास वही दोनों रिंग्स थी, यानी कि वो ब्रेसलेट वो आइटम जो कि हिडन फ्लोर से उन्होंने निकाला था और साथ ही वैगनान की वो अंगूठी। और अभी सारी चीजें गुस्तांग के हाथ में लग चुकी थी, जहाँ पे वो कहता है वर्मिन तो वो सारी चीजें लेकर आ गए जो मुझे चाहिए थी। और इसी मोमेंट में हम देखते हैं रेचल को और यूराहा को दोनों को टेलीपोर्ट होते हुए सीधे प्रिजन से, जो कि च्यूइनहा की शिप पे थे एक पल पहले, लेकिन अब वो वहां से जा चुके हैं। वहीं पे जो हाई रैंकर होता है कहता है कि नंदलेस चाहे जो भी रीजन हो, मैं तो तुम्हें मैसेज देने के लिए आया था उनकी तरफ से। तो च्यूइनहा को समझ में नहीं आता कि एकदम से हाई रैंकर ने बात क्यों बदल दी। वहीं पे अब ये बंदा कह रहा था कि वो मेक श्योर करे कि जो बात वो यहाँ पे सुनने वाली है उसे वो किंग तक पहुँचा दे। जहाँ हम देखते हैं उस मैसेज को जिस मैसेज में बोला गया था कि कैसे यहाँ पे वो पर्सन उस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, उस इटर्नल साम्राज्य के बारे में जिसकी बुनियाद एक एडवेंचर और महानता जो कि झूठ और सच से परे था, लेकिन वो फिर भी आज भी बंधा हुआ है किसी एक दिन वो चीज़ होने के लिए जहाँ पे एवरीवन इग्नोर एवरीथिंग, यानी कि जितने भी लोग थे वो आज से इस चीज़ को इग्नोर करते आए
क्योंकि उन्हें सिर्फ मतलब था खुशियों से, वेल्थ से और स्टेबिलिटी से। और इसीलिए जो मैसेज है वो इस टावर के राजा और उसके सारे प्यारे दोस्तों के लिए है कि एक ऐसी रिफ्ट चालू हो चुकी है जिसकी शुरुआत आज से हुई है, यानी कि साम्राज्य में अब एक दरार पड़नी शुरू हो चुकी है। जहां हम देखते हैं सेम मोमेंट पे रेचल और यूराहा को टेलीपोर्ट होके स्टिंगरे के साथ सीधे पाविदा गुस्तान के सामने आते हुए, जहां पे उसके काफी सारे खतरनाक ब्रांच लीडर्स और हाई रैंकर से भी ऊपर के लेवल के लोगों को हम देखते हैं। हमें पहली बार विटनेस करने को मिलता है किसी फैमिली लीडर के आसपास के लोग कितने पावरफुल होते हैं और उनकी अपीयरेंस ही कितनी डरावनी हो सकती है। वही दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कासल के अंदर बैम को बैठे हुए, जो कि लास्ट स्टेशन के साथ ही टेलीपोर्ट हुआ था। जब बैम अकेला और काफी उदास तो लग रहा था, लेकिन उसे पास की कुछ चीजें याद आ रही थी। हमें पता लगता है कि यहाँ आने की थोड़ी देर बाद वो शिप पर किससे मिला था, जहाँ पे पर्सन से बताती कैसे जिनसुंगा ने उसे यहाँ पे भेजा है बैम की मदद करने के लिए। जब इसने सुना कि कैसे बैम लास्ट स्टेशन के अंदर काफी परेशानी के अंदर है और क्योंकि काइजर इसी सेवन पे टावर के आसपास क्लाइंब कर रही थी इसी एरिया में, तो यहाँ पर आ गई बिना टाइम को वेस्ट किए। क्योंकि जिनसुंगा ने कहा था काइजर को कि शायद वो यहाँ पर ना आ पाए बैम की मदद करने के लिए, और इसलिए वो चाहता था कि काइजर उसकी मदद करे इन केस वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाए तो। और ये बात सुनने के बाद तो बैम को और ज्यादा रोना आ रहा था, क्योंकि उसको वही बात याद आ रही थी उसके मास्टर ने जब उसे ट्रेन किया था तो उसे जाते वक्त कैसे कहा था उसकी कॉल को ठीक करते हुए कि तुम्हें बस खुश रहने की जरूरत है और यही वो रीजन है जिसके लिए मैंने तुम्हें ट्रेन किया है। जब बैम को सारी बातें, ये सारे मोमेंट्स याद आ रहे थे और वो काफी उदास सा, पीछे से हम किसी को आते हुए देखते हैं जो कोई और नहीं बल्कि इवांक हॉल थी, जो कहती है तुम काफी अजीब से जेलीफिश जैसे लग रहे हो इस वार्म सिंशो के अंदर। जहाँ वो आगे कहती है कि मैंने अपने आंखों से तो एक मंजरों को नहीं देखा, लेकिन मैंने सुना है कि जितने इरेगुलर्स हैं वो सही में एक रियल मॉन्स्टर्स होते हैं, लेकिन पॉसिबली तुम्हें देख के मुझे लगता है कि तुम उन सभी से काफी अलग हो। जब बैम इस पर्सन को देखता और कहता है कि मतलब तुम कौन हो, जहाँ हम देखते हैं इवांक हॉल के साथ हांसुंगी वो भी यहाँ पे आया हुआ था। वही भी इवांक हॉल अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते बताती है कि कैसे उसका नाम क्या है और उसने उसे बैटल में देखा था जब हाई रैंकर से बैम फाइट करा था, और मोस्ट प्रोबेबली बैम ने भी इसे नोटिस किया ही होगा उस बैटल के अंदर। और आगे इवांक हॉल ये भी उसे बताती है कि वो रूलर थी फ्लोर ऑफ टेस्ट की, लेकिन उसे उस काम से निकाल दिया गया क्योंकि तो अभी के लिए वो जस्ट ऐसे इधर उधर घूम रही है। जब बैम इस बात सुन के उसे थैंक्स करता और कहता है कि बैटल में जो चीज़ आपने की उसके लिए मैं आपको काफ़ी ज़्यादा धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप वहाँ नहीं होती तो हम कभी भी एस्केप नहीं कर पाते। इवांक हॉल को इन सब चीज़ों से ज़्यादा मतलब नहीं था, वो कहती है कि डोंट मेंशन इट, लेकिन जो मेन पॉइंट थी जिसके लिए यहाँ पर आई थी, यहाँ पे हम देखते हैं उस चीज़ को कंटिन्यू करते हुए। चाहे इवांक हॉल कहती है कि मैंने देखा बैटल में कि तुम ऑप्स को यूज कर सकते हो और इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें अपने स्टूडेंट के रूप में स्वीकार करूँ। जब बैम तो इस बात को, इस ऑफर को सुन के काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था। वही इवांक हॉल उसे समझाते हुए कहती है कि तुम बदला लेना चाहते हो ना कालावान से अपने मास्टर के लिए, अगर ऐसा है तो तुम्हें उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी बनना पड़ेगा। और एक कहने के साथ हम उसे देखते हैं एक हेल फायर की ऑर्ब को क्रिएट करते हुए, जहाँ पे इवांक और बैम को सीधे कह देती है लेकिन अगर तुम्हें ये चीज अचीव करनी है तो इसके लिए तुम्हें कुछ सालों तक नर्क से गुजरना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते सोयांग और सोया को भागते हुए आते हुए, जहाँ अपने फादर की तरफ आ रहे थे जो कि नीचे की तरफ गिरा हुआ था, और ये लोग पूछ रहे थे क्या वो ठीक है। जिनका फादर इन दोनों को डांटते हुए कहता है तुम लोगों को इतना टाइम क्यों लग गया, जहाँ पे सोया उनसे माफी मांगता है और इनके फादर डांटते हुए कहते हैं क्या तुमने उन लोगों की मदद की थी सब चीजें करने में। और हम देखते हैं इनके फादर सही में काफी डरे हुए थे, जहाँ अपने बेटे को बोलते हैं कि जल्दी करो और आर्मी को जल्दी से बता दो कि हम लोग कहाँ पर है और हमें जल्दी से जल्दी सरेंडर करना होगा जब तक कि हम कर सकते हैं, वरना तो हम सभी लोग मारे जाने वाले हैं बहुत ही जल्दी। सोया उस डेस्परेशन को देख तो पा रहा था लेकिन समझ नहीं पा रहा था, जहाँ उसके फादर उसे कहते हैं कि तुम लोग इतने लंबे समय से स्टेशन के अंदर हो कि तुम लोग भूल गए हो कि आउटसाइड वर्ल्ड इस टावर के अंदर कितना ज्यादा डरावना है। और यहाँ तक भी दोनों समझाते हुए कहते हैं कि तुम उस दुनिया के बारे में सोचो जो कि रेगुलर से भरी पड़ी है, जहाँ पे हर दिन तुम्हें हर पल ना कि किसी को मारना होगा और साथ ही लोगों से कम्पीट करना होगा। क्या तुम सही में वैसे जीवन में वापस लौटना चाहते हो? अभी भी बहुत जल्दी लेट नहीं हुई है, मेरी बात मानो और इन सभी लोगों को रॉयल आर्मी को सौंप दो और हम सभी को बचा लो। लेकिन सोयांग जो कि इतनी सारी बातें काफी देर से सुन रही थी, यहाँ पे चिल्लाते हुए कहती है नो।
और उसका कहना था कि आप बिल्कुल सही थे कि हम सभी भाग के आए थे इस ट्रेन से और हम लोग छुप के जी रहे थे इतने समय से, क्योंकि हम वो सभी नहीं कर पाए जो हम करना चाहते थे। वही स्वयं अब ये भी बताती है कि कैसे उस हेल ट्रेन के टाइम पे जब वो ट्रेवल कर रहे थे तो एक गार्जियन के साथ फाइट के अंदर उसके एंकल में चोट लग गई थी और इसी वजह से सोया जो था वो अफरेड था कि कहीं बाकी लोगों की बात पता ना लग जाए और वो बैटल में मार ना जाए। और यही वो रीजन था जिस सीक्रेट को छुपाने के लिए वो लोग बाकी लोगों से छुप गए थे और लकीली वो सरवाइव भी कर गया, स्टेशन पर पहुंच गए। लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद जिस तरह का वेलकम उसे मिला इनके फादर से, उसके वजह से उन्हें शांति मिली स्टेशन पर और वो यहीं पे सेटल हो गए। लेकिन उस समय सोयांग ने ये चीज नहीं सोची थी कि इनके फादर ने इनको इसलिए अपनाया है क्योंकि वो भी इन्हें अपनी तरह एक कावड़ समझते हैं, जो कि बाकी सारी चीजों से डर के भाग कर यहाँ पर आए हैं और यहाँ छुप कर रहना चाहते हैं। और अगर इस तरह की शांति में जीवन के लिए उन्हें हमेशा के लिए अगर ऐसे ही कवर्ड बन के रहना होगा तो ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। और स्वयं यहाँ पे सीधे कह देती है कि जो भी सही चीज है, नो मैटर वो कितनी खतरनाक हो और बाहर मेरा वेट कर रही हो, मैं वहाँ पे फिर भी जाऊंगी। वो चीज काफी ज्यादा अच्छी है इस नकली से शांति से जिसको क्रिएट कर रखा है इनके फादर ने, क्योंकि वो और इस नकली सी बनावटी दुनिया के अंदर नहीं रह सकती, क्योंकि उसे भी इतना अधिकार है कि वो अपनी पीस को डिफेंड करने की कोशिश तो मरते दम तक कर ही सकती है बाहर के वर्ल्ड में। वही दूसरी तरफ देखते हैं वैंगनान को मीसेंग को, जहाँ पे मीसेंग वैंगनान कह रही थी क्या तुम वापस से बिना किसी को कुछ कहे यहाँ से सब कुछ छोड़कर चले जाओगे। जब वैंगनान का कहना था कि हमें ये चीज पहले से पता थी कि ऐसा कुछ होने ही वाला है और हम वियोल को यानी कि बैम को इस पर्टिकुलर मोमेंट पे प्रिंस और आर्करैप्टर की मौत के बारे में भी नहीं बता सकते, क्योंकि उसके सामने पहले इतनी सारी परेशानियां हैं और उसके मास्टर को लेकर वो काफी दुखी भी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमें चेक करना होगा कि होरयांग यानी उनका जो फ्रेंड था जो कोमा में थे टाइम से, वो जागा या नहीं, क्योंकि इन्होंने जो डील की थी इससे पहले रिचल की टीम के साथ, उसके बाद उसके फ्रेंड कैसेनो को वहाँ जाकर उसे ठीक करना था। जब मीसेंग बोलना तो और बहुत कुछ चाहती थी लेकिन वो ज्यादा कुछ कह नहीं पाती, जैसा कि वैंगनान का रिएक्शन था। वहीं पे वैंगनान भी काफी इमोशनल था क्योंकि उसे पता था कि इस बार जिनसंग जो कि इनसे मिल भी चुका है काफी बार, बैम का मास्टर खुद इस बार डेंजर में है। और जबकि दूसरी तरफ वैंगनान को देखो तो पूरे टाइम यहाँ पे ऐसे ही पढ़ा रहा, उसने कुछ भी नहीं किया। या वैंगनान की माँ ने अपने बारे में उसका ओपिनियन कुछ ऐसा था कि इतना कमजोर है कि वो कुछ कर ही नहीं पाया और इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है। जहाँ वो स्वॉर्ड भी देखते हैं उसके पास जो कि उसे हिडन फ्लोर में मिली थी, जिसने कहा था कि उसे दुनिया की सारी पावर्स देगी अगर वो सिर्फ उसका एक काम कर दे, यानी कि एक पर्सन को मारने के लिए रेडी हो जाए। वही वैंगनान और मीसेंग अपने रास्ते जा रहे थे, ये सब सोचते हुए वैंगनान आगे बढ़ रहा था कि इनके सामने एकदम से क्रैक आ जाता है जो कहता है कि देखो फिर से तुम भाग रहे हो, क्या तुम हमेशा बहाना ढूंढते हो चीजों से बचकर मुंह छुपा के भागने के लिए। और यह क्राका वैंगनान को ऑफर देता है कि अगर उसके साथ चलेगा तो उसे स्पेसिफिकली बताएगा उसे कहाँ जाना चाहिए, जो कि वैंगनान की क्वेस्ट में काफी हेल्पफुल होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कून को एक बॉक्स के अंदर बंद हुए जिसके आसपास के सारे टीममेट्स से, जहाँ पे सिविशु और हात्सु भी उसे देख रहे थे पहली बार इस कंडीशन में। जहाँ सिविशु को तो विश्वास ही नहीं होता कि कून ऑलमोस्ट डेड हो चुका है। जहाँ हॉकनी कहना था बेसिकली तुम कह सकते हो ऐसा ही। वही हॉकनी ये भी उन्हें बताता है कि कैसे उसे ये तो नहीं पता एग्जैक्टली कून की बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, लेकिन जो गाइड था यानी कि इवान वो काफी मुश्किल से सिर्फ जिंदा रख रखा है अभी के लिए। तो जहाँ हात्सु के दिमाग में आता है कि डैम इट, भला ऐसी चीज कौन कर सकता है। सिविशु कून की हालत को देखकर काफी परेशान था। हम पीछे सुनते रैक को बोलते हुए कि ज्यादा चिंता मत करो टर्टल, मुझे पता है कि टर्टल जल्दी उठने वाला है और जो सिल्वर गाइड टर्टल है उसने प्रॉमिस भी किया था हमें कि हमें वो चीज करके बताएगा भी कि हम कून को कैसे ठीक करने वाले हैं। सिविशु तो इस बात सुन के खुशी हो जाता है। जब पूछता है कैसे, जिस पे लैग उसे बताता है कि उसने कहा था कि हमें किसी ओल्ड फायर ब्रीदिंग टर्टल के पास जाना होगा जो कि इसे उठा सकता है। जब वो काई सॉन्ग के वो न्योन नाम के रैंगर को रेफर कर रहा था ये टर्टल नाम से। वही सिविशु इस बात को सुन के अपना मन बना लेता है और कहता है कि अगर ऐसा है तो हम लोग ये चीज साथ में करेंगे। जहाँ उसके टीममेट जैसे कि हनी और बाकी लोगों को लग रहा था कि अगर ऐसा हमने किया तो टावर को क्लाइम करने क्या होगा, लेकिन सिविशु ने समझाता है कि चाहे हम टावर में क्लाइम अलग अलग क्यों ना कर रहे हो इतने टाइम से, लेकिन आखिरकार हम है तो सेम ही टीम। और ऊपर से जो बैम है उसके माइंड में भी बहुत सारी चीज चल रही हैं, वो इतनी सारी चीजें खुद से हैंडल नहीं कर सकता और इसलिए हमें भी जितनी मदद हम दे सकते हैं इन्हें देनी चाहिए ताकि हम कून को जल्द से जल्द ठीक कर सके। वही दूसरी तरफ हम देखते क्राका को वापस लौटते हुए, यानी कि वैंगनान के साथ जो चीजें हुई थी वो हमें दिखाई तो नहीं जाती लेकिन क्राका वहां से वापस लौट रहा था।
जहाँ उसके सामने र्यून खड़ी थी और उसको देखते कहती है तुम सही में काफी बिजी दिख रहे हो। और र्यून सिर्फ यही नहीं रुकती, वो सिर्फ व्यंग कसते हुए ये भी कहती है कि लगता है तुम इतनी परेशानी झेल कर अलग से उसकी हेल्प करने गए ऐसे टाइम में, इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि तुम उसको लेकर काफी केयर करते हो। जब वैंग नन को रेफर करी थी वही क्राका इस बात सुने कहता है दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस, अपने काम से मतलब रखो, तुम्हें तो सिर्फ अपने स्लेयर कैंडिडेट का ध्यान रखना चाहिए। वही रियोन जब वियोल के बारे में सुनती है तो वो क्राका से पूछ लेती है तो क्या तुम फाइनली वियोल को एक्सेप्ट करना शुरू कर चुके हो। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि हमें पता है जो पूरा सीजन 2 सीजन 3 था वो सब क्राका के कारण की वजह से ही हुआ था, क्योंकि वो वियोल को कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया था। लेकिन हम क्राका का रिस्पॉन्स ही सुनते हैं जहाँ क्राका कहना था कि इसका एक सिंपल आंसर नहीं है, लेकिन वो ऐसा कर रहा है क्योंकि उसके जो मास्टर है वो भी यही चाहते थे। और जब तक कि बुरा टाइम चला नहीं जाता तब तक वो अपने मास्टर के अकॉर्डिंग ही थोड़ा सा काम करना चाहता है वियोल की मदद करके। ये सारी बातें तो चलती रहेंगी। क्राका अब काम की बात पे आता है जहाँ रून से पूछता है क्या उसे पता है कोई ऐसा तरीका जिससे इस स्टेशन को फॉलो करने से बाकी लोगों को रोक सके। जहाँ रून इस क्वेश्चन को सुन के कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं बिना किसी प्लान की सारी चीजें कर रही हूँ। और रून को ये बात थोड़ी सी खटकती तो है ही, जहाँ क्राका कहती भी है तुम्हें हम जैसे गाइड्स की पावर को इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए। जहाँ क्राका का कहना था कि आज मैं बात कुछ ज्यादा ही सुन रहा हूँ, जहाँ यही सेम चीज या ऐसा ही कुछ इवान ने भी क्राका को कहा था जब वो लोग यहाँ पर टेलीपोर्ट होके आए थे। वही पे रून कहते हैं कि एनीवे तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास एक काफी अच्छी बार्गेनिंग चिप है। जहाँ हम देखते हैं उसके हाथ में वही सोल लाडल। क्राका इस लाडल को जब रून के हाथ में देखता है उसकी तो आंखें फटी फटी रह जाती हैं। जहाँ वो कहता है क्या तुम फ्लोर ऑफ डेथ पे थी, क्योंकि लाडल रून के पास होना सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी को दिखाता है जिस चीज को क्राका समझ गया था। वही पे रून बताती है कि कैसे जो माइड रोको है उसकी वॉरशिप यहाँ में जल्दी आने वाली है। और हमें ये भी पता लगता है रून के थ्रू कि जो माइड रैको है वो कैसे एक वॉकिंग जनरल स्टोर की तरह है जिसके पास एक काफी तगड़ी और स्पेशल वॉरशिप है जो कि एक पल में अपेयर होती है और एक झटके में गायब भी हो सकती है। यानी क्या है समझो कि कोई पलक झपके और चीज आए और चली भी जाए। और इसीलिए वो जो वॉरशिप है उसे घोस्ट शिप का नाम दिया गया है जो कि काफी पॉपुलर है। और यही वो चीज है जो कि इनको थोड़ी समय के लिए छुपा के रखने वाली है। वही हम मीडिया में देखते हैं कि जो लास्ट स्टेशन की शिप थी उसके थोड़े दूर बाहर ही एक और दूसरी शिप आ रही थी और इसी के अंदर हम देखते हैं इस मैड्रैको नाम के पर्सन को, जहाँ इसका एक सर्वेंट का कहना था कि ये लोग सही में स्टेशन को रैप करके यानी कि टेलीपोर्ट करके यहाँ पर आ गए, अब हमें क्या करना चाहिए बॉस। जहाँ पे बंदा कहता है कि अभी के लिए हम उन्हें छुपा लेंगे क्योंकि वो चीज लेकर आया है जो मुझे चाहिए और मैं उसके लिए पे करने के लिए रेडी हूँ। एक तरफ मैड्रैको को ऑर्डर देता है। हम देखते हैं उस घोस्ट शिप के कमाल को जो कि एक इनविजिबल एरिया को क्रिएट करना शुरू कर देता है। वहीं पे पीछे से कालावान की फोर्सेस भी आ रही थी जो कि अपनी पूरी स्पीड का यूज करी थी ताकि वो किसी तरीके से बैम को और उनके साथियों को कैप्चर कर सके। और इस शिप के जो रेडार थे वहाँ पे कुछ सिग्नल पकड़े जाते हैं जहाँ पे एक ऑफिसर रिपोर्ट करता है कालावान को कि कैसे उन्होंने एक हाई डेंसिटी शिंशु को 300 किलोमीटर की डिस्टेंस पे डिटेक्ट कर लिया है। यही ऑफिसर आगे बताता है कि उन्होंने जो चीज देखी थी वो लगभग कोई स्टेशन जैसी लगी थी देखने में, लेकिन उसके बाद से वो एक इंस्टेंट में ही गायब हो गई। यानी कि वो रेडार में दूर दूर से भी कहीं से भी नहीं दिख रही, ना ही उसके कोई सिग्नल मिल रहे हैं, जो चीज कालावान को भी काफी परेशान कर देती है कि भला इतनी बड़ी शिप कैसे गायब हो सकती है बिना टेलीपोर्टेशन के। वही दूसरी तरफ हम देखते रैक को और बैम को, जहाँ रैक अब फाइनली बैम के पास आता है, उससे पूछता है कि तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है टर्टल। जहाँ हम देखते हैं दोनों को डिस्कस करते हुए कि कैसे कुछ सेकंड्स पहले इन्होंने फील किया कि स्टेशन के आसपास कुछ अलग सा स्ट्रेन सा हो रहा है। जब बैम ने भी चीज को फील किया था ठीक रैक की तरह ही, जहाँ पे इनको पता था कि इनको सराउंड कर दिया गया किसी ऐसी चीज से जो कि एक तरीके का बैरियर होगा। और यह बैम ब्लैक को बताता है कि कैसे जो लॉर्ड डिवांग खैल है उन्होंने कहा कि वो बैम को एज ए स्टूडेंट एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो चुकी हैं। जब लैक इस बात को सुन के पूछता है क्या वो टर्टल सेमी स्ट्रॉन्ग है, जब बैम का कहना था इंसेनली स्ट्रॉन्ग। और लैक की बात जाने के बाद कहता है तो ये तो अच्छी चीज है ना, क्योंकि तुम भी तो अपने मास्टर का बदला लेना चाहते थे है ना। लेकिन बैम जिसने अभी अभी इतनी पावरफुल एंटिटीज हाई रैंकर्स को विटनेस किया और स्क्वाड्रन कमांडर की पावर लेवल को देखा है, उसके अंदर भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस की कमी थी। जहाँ हम ये चीज की बात में भी देख पाते हैं जहाँ रैक को बताता है कि कैसे श्योर नहीं है अगर सच बताए तो कि अगर वो कितना स्ट्रॉन्ग भी हो जाए तो उन जैसे मॉन्स्टर्स को हरा भी पाएगा, यानी कि स्पेसिफिकली कालावान जैसे पावरफुल लोगों को। और टेंशन की सिर्फ यही बात नहीं है, मैम को सबसे बड़ी चीज जो अंदर से खाई जा रही थी वो चिंता की बात ये थी कि अगर वापस से बदले को लेकर रिवेंज को लेकर
कालावान के पीछे जाता है, तो शायद इसके बाद और भी उसके दोस्त खतरे में पड़ सकते हैं, या बहुत ज्यादा अगर खराब रहा तो हर्ट भी हो सकते हैं, जैसा कि इस फाइट के अंदर भी हुआ था। वो इस बात को जानने के बाद अपना रैक कहता है कि कैसे रिडिकुलस बात को लेके तुम टेंशन ले रहे हो, और रैक तो आगे यहाँ तक भी कहता है कि तुम मुझे अपनी वीक साइड मत दिखाओ टर्टल, तुम मेरे प्रे हो और मैं तुम्हें किसी दिन आगे चल के हंट करने वाला हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अलाउ ही नहीं करूंगा इस तरह से ऐसा वीक और कमजोर और डाउटफुल वॉरियर की तरह सोचने के लिए। ये मेरे अंदर की जो अर्ज है तुम्हें हंट करने की एक दिन वो बिल्कुल खत्म कर देती है। रैक बताता है कैसे उस टावर के अंदर आया इसलिए था क्योंकि उसने सुना था कि इस टावर के अंदर बहुत सारे टफ शिकार हैं, और जहाँ उन्हें सारी बातें सुनी थी वहाँ पे लोगों ने उसे बताया था कि कैसे ये जगह भरी पड़ी है इतने सारे स्ट्रॉन्गर प्लेस है जो कि रैक से भी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उसने तब भी टावर को क्लाइंब करना नहीं छोड़ा या फिर वो जाके कहीं छुप नहीं गया, क्योंकि रैक का मानना था कि वो टर्टल सिर्फ वही छुपते हैं जो कि अपने दुश्मन से डरते हैं, लेकिन इसके अलावा और कोई भी ऐसा नहीं करता और ऐसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो शिकारी होते हैं वो तो अपनी एनिमी के ऊपर इस तरह से अटैक करते हैं जबकि उन्हें पता भी होता है कि उनके मरने के चांसेस काफी ज्यादा हैं और शायद उनका ये अटैक आखिरी होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो अपने शिकार से कमजोर है, क्योंकि स्ट्रांग होना या कमजोर होना ये सारी चीजें इस दिमाग का खेल है, जहाँ पे एक शिकार अपनी स्ट्रेंथ को इस चीज में समझता है कि वो अपने आप को जीवित रख पा रहा है, वहीं पे जो ट्रू हंटर है या शिकारी है वो चैलेंज करता है अपने से भी ज्यादा स्ट्रांग लोगों को, क्योंकि उसको मरने का डर नहीं होता। और यहाँ पे रैक बोलता है कि तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिकार भी हो और सबसे ताकतवर हंटर भी जिसे मैंने आज तक अपनी आंखें टिकाई हैं टर्टल, और इसलिए मेरी इस बात को ध्यान रखना कि चाहे तुम्हारा प्ले कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो या तुम्हें देखने में ऐसा लगता हो तुमसे कभी नहीं हरा पाओगे, कभी भी गिव अप करके अपने आप को मत छुपा लेना डर से, क्योंकि योद्धाओं के लिए शोभनीय नहीं है और ये काम सिर्फ वही करते हैं जिनका शिकार किया जाता है, और इसलिए तुम्हें एक ट्रू हंटर बनना पड़ेगा, एक ऐसा शिकारी जो किसी से नहीं डरता। अब हम ये सारी बातें तो सुन रहा था, वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं हमें ये बताया जाता है कि कैसे जो लास्ट स्टेशन था वो उस दिन इस तरीके से गायब हुआ, वहां से टेलीपोर्ट होने के बाद जैसे कि कोई घोस्ट, और इतने लंबे समय के बाद भी जो मेन आर्मी थी वो उन लोगों को नहीं ढूंढ पाई, जबकि स्क्वाड कमांडर कालावान बहुत टाइम तक उनका पीछा करने की कोशिश करते रहे, लेकिन अंत में उन्हें भी हार मान के और जब उनके सामने कोई चॉइस नहीं थी वहां से वापस लौटना पड़ा बिना कुछ पाए। लेकिन उस दिन पूरे टावर के अंदर एक बदलाव आया, क्योंकि उस दिन से एक खींचातानी चालू हो गई, एक ऐसी रिफ्ट चालू हो गई, ऐसी दरार जो कि बन चुकी थी उन मैसिव पावर्स के बीच में, जो कि इतने बड़े बन चुके थे जो आपस में अब को एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते थे और साथ नहीं रह सकते थे। जिसके बाद हमें पाव विदाउ गुस्सांग को दिखाया जाता है, यानी कि पाव विदाउ फैमिली के फैमिली लीडर को, जो कि वर्मिन से पूछ रहा था कि तुम मेरे पास ये जो इम्पोर्टेंट गिफ्ट्स लेकर आए हो, ये तीनों गिफ्ट्स मेरे लिए काफी इम्पोर्टेंट है, तो इसके बदले मैं तुम्हें 3 विशेष दूंगा। जहां हम देखते हैं वर्मिन क्या है कि यहाँ पे रेचल को बुला रहे थे, जहाँ रेचल तो काफी शॉक थी, और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं बैम को, जो क्या जाता है लॉर्ड इवांक हॉल के सामने, जहाँ हाँस हो गया हमेशा की तरफ अपनी कॉफी एंजॉय कर रहा था। इवांक हॉल अपने नए स्टूडेंट को आते हुए देखकर पूछती है क्या तुमने अपना मन बना लिया है। बैम का जवाब था मैं चाहता हूँ कि आप मुझे पहले से भी काफी ज्यादा ताकतवर बना दें। जब बैम का रिस्पॉन्स था कि आप मुझे पहले से भी ज्यादा ताकतवर बना दो, क्योंकि मैं कालावान को हंट करने जा रहा हूँ। और इन इवेंट के साथ हमें फाइनली बताया जाता है कि कैसे इस टावर के अंदर एक नई लहर आ रही है, यानी कि एक नए युग की शुरुआत की पहल हो चुकी है। और इसके साथ ये चैप्टर भी यहीं पे ओवर हो जाता है, बैम की डिटर्मिनेशन के साथ ही, जहाँ पे उसने सोच लिया है कि वो मॉन्स्टर जैसे कालावान को हंट करने वाला आने वाले फ्यूचर के अंदर, ताकि अपने मास्टर को अवेंज कर सके। हम आज के एक्सप्लेनेशन वीडियो को यहीं पे ओवर करते हैं। वीडियो तो यहीं पे ओवर हो जाती है, लेकिन आपकी जो हमारी जर्नी है वो आगे भी कंटिन्यू रहेगी सीजन 7 के एक्सप्लेनेशन के साथ, जहाँ पे हमने पहले भी उसे स्टार्ट किया था। आप प्लेलिस्ट के लिंक के साथ ही वहाँ से 13 से 14 वीडियोस को देख सकते हैं ऑलरेडी, जहाँ इस चैप्टर के आए की स्टोरी को कंटिन्यू किया गया है, और कुछ दिन बाद हम सीजन 7 की स्टोरीज को भी आगे कंटिन्यू करेंगे, जहां आपको देखने को मिलेगा उन सारी मिस्टेक्स के बारे में जिन्हें हेल्ड्रेन के अंदर हाइप अप किया गया थे लंबे समय से, जैसे कि वैगनान का पास्ट क्या है और वो वाला क्लाका से कैसे कनेक्टेड है। मुझे में ज्यादा जानने को मिलेगा बैम के पेरेंट्स के बारे में और उनका क्या रिलेशन था बाकी के फैमिली लीडर्स और किंग जहाद के साथ, क्या बैम अपने मास्टर का बदला ले पाएगा या नहीं, और कालावान जिसको इतनी बड़ी डिफीट मिली है वो मतलब क्या करने वाला है।
वहीं पे आप फर्क भी डायरेक्ट इन्वॉल्व होगा सारी चीज़ों के अंदर, क्योंकि जो पॉलिटिकल और टावर के पावर डायनेमिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट होने वाले हैं। क्योंकि जैसा जिनसुआ ने कहा था, इस टावर के अंदर एक नई लहर आ रही है क्रांति की, जो कि काफ़ी छोटे सारे लहरों से मिलकर बनी है, जैसे कि बैम और उसके दोस्त, और उसको कोई चाह कर भी नहीं रोक सकता उस नए युग को आने से, जो कि टावर में सब कुछ बदल के रख देगा हमेशा के लिए। वही हेल ट्रेन में हमें काफी सारे पावरफुल कैरेक्टर्स देखने को मिले थे, लेकिन आने वाले टाइम में जो पावर डायनामिक्स सब होने वाले हैं उसके वजह से अब सीधे फैमिली लीडर्स और हो सकता है किंग जहाद भी सीधे इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि अब स्टेक्स इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं स्टोरी के अंदर। तो बैम की इस एपिक जर्नी को विटनेस करने के लिए आपको कनेक्टेड रहना होगा हमारे चैनल से, जिसके लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके टाइम से। साथ ही आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और बहुत ही ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में, और कमेंट करके अपने ओपिनियंस बताएं कि आपको कौन से एनिमे, मांगा या मानवा के ऊपर एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए या कोई थ्योरी वीडियो चाहिए। इसके साथ ही मिलते हैं आपसे सीजन 7 के अंदर, तो तब तक के लिए बाय गाइस।